नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, और ये पाठ संस्मरण की श्रेणी में आता है। आपने कविताएं पढ़ी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, आपने निबंध पढ़े हैं। आज आप कहेंगे कि मैम ये संस्मरण क्या है, तो आज हम सबसे पहले ये जान लें कि आखिर संस्मरण हम कहते किसे हैं। संस्मरण संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस स्मरण। स्मरण क्या होता है? कुछ भी याद करना। इसका अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। यानी अपनी किसी स्मृति के आधार पर अगर हम कोई कहानी लिखते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो संस्मरण के अंतर्गत आती है। संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं। इसमें लेखक या लेखिका कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करते। लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक या लेखिका उसी का वर्णन करते हैं जो उन्होंने स्वयं देखा है या अनुभव किया है। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो वो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है, और जब वो किसी दूसरे के विषय में लिखता है तब वो जीवनी के निकट होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण है। यह वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। और हमारा जो ये पाठ है बचपन, वो भी कृष्णा सोबती जो हमारी लेखिका हैं उनके जीवन पर आधारित है। उन्होंने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया है, इसलिए ये पाठ संस्मरण की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम लेखिका कृष्णा सोबती के विषय में जानते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गईं और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा करती रहीं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः कहानी की लेखिका हैं। इनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका, जिसे कि हम फिक्शन कहते हैं, कि एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ए लड़की, डार से बिछड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथाकृतियां अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हैं। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया। तो बच्चों, पाठ को समझने से पहले हमें पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दार्थ को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ को जान लेते हैं, जो पाठ के अंतर्गत कठिन शब्दार्थ आए हैं। शताब्दी। शताब्दी होता है 100 वर्षों का समय, यानी सदी, या हम 100 वर्ष की अवधि भी कह सकते हैं, 100 वर्ष का समय भी कह सकते हैं। दशक। दशक होता है 10 वर्ष की अवधि या 10 वर्ष का समय। मितली। मितली अर्थात उकबाई, मन खराब होना, उल्टी होना, बुरकवाना, चूरा करके छिड़कवाना। जैसे अगर हम सैलेड खाते हैं, रायता खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देते हैं, तो उस छिड़कवाने को हम क्या कहते हैं? बुरकवाना। कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी वह दुकान होती है जहां पर बिस्किट, नमकीन, मिठाई, चॉकलेट आदि मिलते हैं। निरा का अर्थ है केवल या मात्र। चलन, रिवाज या प्रचलन, जो एक प्रथा काफी समय से चलती चली आ रही है।
फ्रिल, फ्रिल क्या होता है? झालर। जैसे आजकल के बच्चों की फ्रॉक्स में आपने देखा होगा कि नीचे झालर बनी हुई होती है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से तो आप सभी वाकिफ हैं क्योंकि आजकल अधिकतर घरों में ऑलिव ऑयल से ही खाना बनाया जाता है। ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल। उसी प्रकार कैस्टर ऑयल, जिसे हम कहते हैं अरंडी का तेल। स्टॉक, संग्रह, भंडार, यानी बहुत सारी चीजों का स्टॉक होना, बहुत सारी चीजें एकत्रित होना। हष्ट पुष्ट यानी तगड़ा, हट्टा कट्टा। कोलाहल यानी शोर, हंगामा, हल्ला। और सहजता का अर्थ है आसानी से। और इनके अलावा भी जो पाठ में थोड़े बहुत कठिन शब्दार्थ होंगे जो आपके लिए नए होंगे, उसको मैं पाठ के साथ साथ ही बताती जाऊंगी। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यहाँ पर कृष्णा सोबती हम सबको अपने बचपन की ओर ले जाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि मेरा बचपन कैसा था। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। अब लेखिका हमें कहती हैं कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि छठी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शायद मैं उनकी दादी हूँ या मैं उनकी नानी हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ, और अपने पूरे परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी क्या होता है? दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। यहाँ पर लेखिका ये बता रही हैं कि अब वो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करती हैं, अपने आप को बहुत सयाना महसूस करती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो वो कहती है कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान के पहनने ओढ़ने में बदलाव आते ही हैं। तो वो कहती हैं जब मैं छोटी थी तो मैं डार्क कलर्स पहना करती थी, शॉर्ट कपड़े पहना करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी, फ्रॉक्स पहनती थी, निकर वॉकर पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी। लेकिन जब से मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा महसूस करने लगी हूँ, तब से मैं क्या पहनती हूँ? चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। अब मुझे चूड़ीदार पजामी और घेरेदार कुर्ते पहनना पसंद है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। अब वो कहती हैं कि जैसे हर बच्चे को अपनी कुछ फेवरेट ड्रेसेस हमेशा याद रहती हैं, तो वो ऐसे ही कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने कुछ फ्रॉक्स आज भी याद हैं। और अपनी वो कुछ फ्रॉक्स के बारे में बताते हुए कहती हैं, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। उनका एक फ्रॉक था जिसमें नीली और पीली धारियां बनी हुई थी। फिर वो दूसरा फ्रॉक याद करती हैं, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। उनका एक और फ्रॉक था जिसके गले पर गोल कॉलर था और बाजू पर भी गोल कफ बना हुआ था, यानी जो बाजू है वो बड़ी फूली फूली सी थी। आपने साउथ इंडियन जो बंगाली लोग होते हैं, आपने उनके कपड़े देखे होंगे कि उनके जो ब्लाउज होते हैं वो बड़े फूले फूले से होते हैं उनकी बाजुएं। तो ऐसे ही उनका गोल कफ वाला एक फ्रॉक था। फिर वो कहती हैं एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक। उनका एक गुलाबी रंग का भी फ्रॉक था जिसमें बारीक चुन्नटें बनी हुई थी और बहुत अच्छा उसका घेरा था, और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। और गुलाबी रंग के फ्रॉक में सबसे नीचे फ्रिल लगी हुई थी, यानी झालर लगी हुई थी, जो फ्रॉक वो आज तक नहीं भूलती। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो कहती हैं जब मैं छोटी थी तो हमारे ज़माने में फ्रॉक के ऊपर एक जेब हुआ करती थी, और जेब में हम क्या रखते थे? अपना रुमाल रखते थे, और बालों में हम इतराते हुए रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। तो अब वो कहती है आजकल के ज़माने में तो बच्चे रिबन लगाते ही नहीं हैं, वो क्या करते हैं? वो हेयर बैंड्स लगाते हैं, क्लिप्स लगाते हैं। लेकिन उनके ज़माने में वो अपने बालों को रिबन से सजाया करते थे, रिबन से बांधा करते थे, और रिबन से अपने बालों में फ्लावर बना लिया करते थे।
तो उन्हें वो अपने बचपन के पुराने रंग बिरंगे रिबन भी याद हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। अब उन्हें अपनी सर्दियों की एक फ्रॉक भी याद आ गई जो लेमन कलर की थी और उसके नीचे फर टकी थी। फर आपने देखा होगा, जो आप सर्दियों में कोट्स पहनते हैं, उन कोट्स में ऊपर जो फर वाली कैप होती है, तो ऐसे ही उनकी फ्रॉक में झालर वाली जगह पे फर टकी हुई थी, यानी सिली हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं। अब उनको फ्रॉक के साथ अपनी दो ट्यूनिक भी याद आ गई, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। आपने देखा होगा, जो आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, अंदर आपकी शर्ट होती है और ट्यूनिक जो होती है वो ऊपर तक फ्रॉक जैसी ही होती है, जिसे आप ऊपर तक पहनते हैं, जिससे कि क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो स्कर्ट पहनेंगे तो स्कर्ट उनकी कमर से नीचे हो सकती है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो ट्यूनिक पहनते हैं, यानी ऊपर लॉन्ग फ्रॉक जैसा होता है जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं और अंदर शर्ट होती है। तो उनको अपनी वो दो ट्यूनिक भी याद हैं, जिसकी जो अंदर की कोटी थी यानी अंदर की शर्ट थी वो प्याजी कलर की थी और जो ऊपर का उनका जो फ्रॉक स्टाइल में था वो चॉकलेट कलर का था। और दूसरा उन्हें एक ग्रे और सफ़ेद भी ट्यूनिक याद है, और ग्रे और सफ़ेद ट्यूनिक वाली यूनिफॉर्म तो आपने बहुत से स्कूलों में देखी होगी। तो ऐसे उन्हें अपने दो ट्यूनिक भी याद हैं। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। अब वो कहती हैं कि मुझे फ्रॉक और ट्यूनिक के अलावा अपने बचपन के मोज़े, मोज़े क्या होते हैं? आपके सॉक्स। तो वो कहते हैं मुझे वो भी याद हैं और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वो कहते हैं जब हम छोटे थे, चाहे हमारे घर में नौकर हों, लेकिन उन्हें कभी भी हमारे सॉक्स धोने के लिए नहीं दिए जाते थे। हमारे घर का एक रिवाज था कि अपने सॉक्स आप खुद धोएंगे, अपने शूज़ आप खुद पॉलिश करेंगे, ये काम आप नौकरों से नहीं करवा सकते थे। इसलिए उन्हें अपने बचपन के वो मोजे भी याद हैं जिन्हें वो खुद धोया करती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब वो कहती हैं कि अब पूरे हफ्ते तो हमें टाइम नहीं मिलता था क्योंकि हम स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन इतवार को, इट मीन्स संडे को हमारा छुट्टी का दिन होता था और छुट्टी का दिन हमें यही करना होता था कि अपने हफ्ते भर के जो भी हमारे मोजे गंदे हो गए हैं उन्हें धोना होता था। और मोजे धोने के बाद हम क्या करते थे? अपने जूते पॉलिश करते थे। अब जूते पॉलिश करने में भी एक कला होती थी, यानी जूते को पहले पॉलिश किया, फिर उसको थोड़ी देर धूप में रखा और फिर जब पॉलिश मेल्ट हो जाती है और फिर हम उस पर जब कपड़े से रगड़ते हैं या ब्रश से रगड़ते हैं तो जो जूते हैं वो शाइन करने लगते हैं। तो वो कहते हैं हम पहले ब्रश से रगड़ते थे जूतों को और उसके बाद हम उसे कपड़े से चमकाते थे ताकि उसकी जो पॉलिश है वो चमक कर उभरने लगती थी। फिर वो कहती हैं सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि एक नाम आया सरवर। सरवर हम जैसा ही कोई बच्चा हो सकता है, हम जैसा कोई बड़ा हो सकता है। सरवर वह व्यक्ति है जिनके साथ वह अपने बचपन की यादें शेयर कर रही हैं, जिसको वह अपने बचपन की बातें बता रही हैं। तो वो कहती हैं सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहती है जो बचपन की मेरी आदतें थी कि अपने सॉक्स खुद धोना है, अपने जूते खुद पॉलिश करना है, तो वो कहती है मुझे आज भी ये काम अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। वो कहते हैं जैसे जैसे आज हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई तकनीक आती जा रही है, नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। कहते हैं आज के ज़माने में बहुत ही आराम देने वाले जूते मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन्हें पहनने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करते। लेकिन वो कहती है कि जो हमारे पुराने ज़माने में जो जूते थे वो उतने आरामदायक नहीं थे। जब भी हमें नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी कोई भी नया जूता जब हमें मिलता था तो एक दो दिन जब तक वो हमारे पैरों में एडजस्ट नहीं हो जाता था वो हमारे पैरों को काटता था और हमारे पैरों में
छाले हो जाते थे। तो हमें पता होता था कि अगर हमारे नए शूज़ हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है जिससे कि हमारे पैरों में छाले ना पड़े। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो वो कहती हैं जब हम कभी अपने नए जूते पहनकर बाहर निकलते थे तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। रुई इट मीन्स कॉटन। कॉटन क्यों रखते थे कि अगर जूता जहां पर हमारे पैरों को चुभ रहा होता था वहां हम उस रुई को या उस कॉटन को लगा लेते थे जिससे कि हमारे पैरों में खरोच ना आए और हमारे पैरों में छाले ना पड़े। तो वो कहती हैं आजकल के बच्चों को ऐसी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि आजकल के जूते तो बहुत ही आरामदायक हैं। तो वो कहती है मेरे बचपन में और आपके बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिवार को हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। अब क्या हुआ, इनके बचपन में एक और चीज थी। वो कहती है हर शनिचर को, शनिचर यानी शनिवार को, हर शनिवार को इनके माता पिता इन्हें जबरदस्ती क्या पिलाते थे, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। कभी हम सोच सकते हैं कि हम ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को डायरेक्टली पी लें? खाने में तो वो तेल जो है वो पक जाता है और हमें पता नहीं चलता कि तेल कहाँ गया। लेकिन उस जमाने में लेखिका के माता पिता उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने के लिए बोला करते थे। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब शनिवार जैसे ही आता तो उन्हें पता था कि आज तो कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल को पीना ही पड़ेगा और सुबह से उन्हें उसकी स्मेल जो है उनके नाक में आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब इनके घर में छोटे छोटे ग्लास थे जिसपे निशान बने हुए थे। जैसे आजकल हम दवाइयाँ जब लेने जाते हैं तो दवाइयों में एक ढक्कन होता है जिसमें लिखा होता है 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml। तो ऐसे ही इनके घरों में गिलास थे शीशे के जिसपे कि ऐसे ml, 5 ml, 10 ml के निशान बने हुए थे। तो इनके माता पिता क्या करते थे, उस गिलास में ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल को एक लिमिटेड जितना भी खुराक दिया जाता है, खुराक क्या होता है, डोज, तो उतना उस निशान तक वो तेल डाल देते थे और कहते थे कि इसको पियो। और ये उस गिलास को देखते ही इन लोगों को उल्टी जैसा मन हो जाता था कि छी, हमें ये इतना गंदा ऑलिव ऑयल पीना पड़ेगा। लेकिन बेचारे मजबूर थे क्योंकि ये तो इनके घर की परंपरा थी कि आपको शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना ही पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब उस जमाने के लोगों की ये धारणा थी कि अगर हम हफ्ते में एक बार ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल को पी लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए जो लेखिका के माता पिता थे वो उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पिलाया करते थे। तो लेखिका को अब ऐसा लगता है कि अगर मैंने बचपन में वो कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल ना भी पिया होता तो मैं ठीक ही रहती, मेरी जो हेल्थ है वो ठीक ही रहती। लेकिन क्या करें, ये तो हमारा बचपन था, अब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे माता पिता हमें जो बोलते थे हमें वो करना ही होता था। फिर वो कहती है तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। अब लेखिका हमें ये बताना चाहती हैं कि तुम्हारा समय जो आज का समय है और मेरा समय बहुत बदल चुका है। तुम्हारे बचपन, मेरे बचपन की रुचियाँ, मेरे इंटरेस्ट अलग थे। आजकल की जनरेशन के इंटरेस्ट और उनके शौक जो हैं वो अलग अलग हैं। अब वो कैसे अलग अलग हैं? याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब लेखिका अपने ज़माने की बात बोल रही हैं कि उस ज़माने में लोगों के घर रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, सिर्फ कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। आज के ज़माने में क्या हम सोच सकते हैं कि किसी के घर में रेडियो या टेलीविज़न ना हो? फिर वो लेखिका कहती हैं कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। वो कहती है हमारे ज़माने में तो सिर्फ कुल्फ़ी हुआ करती थी और आजकल आजकल तो तरह तरह की आइसक्रीम्स हैं। हमारे ज़माने की कचौड़ी और समोसा थे और आजकल वो कचौड़ी और समोसा किस में बदल गए हैं? पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत,
वो कहती है हमारे ज़माने में हम शरबत किया पिया करते थे, हम फलों के शरबत पीते थे, लेकिन आज के ज़माने में शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किस में बदल गए हैं? कोक पेप्सी में। हमें जब भी प्यास लगती है, जब भी हमें कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो हम क्या करते हैं? हम कोक पेप्सी पीना शुरू कर देते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लैमिनेट विमटो मिलती थी। तो वो कहती है ऐसा नहीं है कि हमारे ज़माने में कोक पेप्सी नहीं थे। हाँ ठीक है, कोक पेप्सी जैसे ब्रांड्स नहीं थे, लेकिन हमारे ज़माने में कोक पेप्सी जैसी एक चीज़ थी। वो क्या थी? लैमिनेट और विमटो। ये दो उस ज़माने के प्रोडक्ट थे जो हम ये कह सकते हैं कि लेमन टेस्ट वाले होते थे, जो उस ज़माने के लोग पिया करते थे। नॉर्मली तो वहाँ पर अधिकतर लोग शरबत ही पिया करते थे, लेकिन कभी कभी शौकिया वो लेमनेड और विमटो को भी पी लिया करते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब वो कहती है आजकल के बच्चों की तरह हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी कि अभी हमारा चॉकलेट खाने का मन हुआ और अभी हमने चॉकलेट खा ली। तो वो कहती है शिमला और नई दिल्ली, कहते हैं ये दो ऐसी जगह थी जहाँ के बच्चों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि उस ज़माने में वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट ये बहुत फेमस थे और यहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत फेमस थी। तो वो ये कहती है कि सिर्फ शिमला और दिल्ली के बच्चे इतने लकी थे कि उन्हें वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट खाने को मिलती थी और वो मज़ा ले लेकर खाते थे। फिर वो कहती है हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी ऐसा नहीं होता था कि घर के बड़े जो हैं वो सारा सामान लेकर आए बाजार से, हम सब भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी और हम शिमला मॉल से जाकर ब्राउन ब्रेड लाते थे। यानी लेखिका के ज़माने में भी वो ब्राउन ब्रेड का सेवन करती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई, उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब वो कहती है कि जो शिमला का मॉल था वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हम अपने घर से बाहर निकलते और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते, जैसा कि पहाड़ी एरियाज़ में तो होता ही ऐसा है कि हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो वो अपने घर से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते और कहाँ पहुँच जाते? गिरजा मैदान। अगर आप लोग शिमला गए होंगे तो शिमला के चर्च से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे और आपने वहाँ चर्च के आसपास बहुत सी दुकानें भी देखी होंगी। तो लेखिका का घर भी शिमला में वहीं पर था। तो वो कहती है थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर और गिरजा मैदान में हम पहुँच जाते। फिर वहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाते और हम मॉल पर पहुँच जाते। मॉल क्या है? वो दुकान जहाँ पर कन्फेक्शनरी का सारा आइटम मिलता था। फिर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जब वो वहाँ पहुँच जाते तो कन्फेक्शनरी की दुकान पर उन्हें चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू आती, जिसकी खुशबू से उनका जो मन है वो बड़ा मुग्ध हो जाता। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। अब लेखिका कहती है कि हमें बचपन में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, पूरे हफ्ते में एक बार। और आजकल का बच्चा पूरे दिन में न जाने कितनी चॉकलेट खा लेता है। तो वो कहती है हमारी किस्मत ऐसी थी, हमारा समय ऐसा था कि हमें हफ्ते में सिर्फ एक चॉकलेट मिलती थी। और वो कहती है सबसे ज़्यादा चॉकलेट का स्टॉक मेरे पास होता था। चॉकलेट और टॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा होती थी वो मेरे पास होती थी। अब वो आज के बच्चों की तरह नहीं, अच्छा ये लो हमने चॉकलेट दी, उसने उसी वक्त रैपर को फाड़ा और खा लिया। तो वो कहती है मैं ऐसे कभी भी चॉकलेट नहीं खाती थी। मुझे क्योंकि चॉकलेट को खाने के लिए मुझे एक आराम से, मैं ये चाहती थी कि मैं आराम से बैठूं और चॉकलेट को मज़ा ले लेकर खाऊं। उसके अंदर बहुत पेशेंस थे। ऐसा नहीं कि चॉकलेट हाथ में आई और खाना शुरू कर दिया। तो वो क्या करती थी कि वो चॉकलेट को खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, वो चॉकलेट को घर लेकर आती थी। घर लौटकर वो अपने जो बेड का साइड बोर्ड होता था वहाँ पर अपनी चॉकलेट को रख देती थी और रात के खाने के बाद, रात के डिनर के बाद वो बिस्तर पर लेटकर चॉकलेट को मज़ा ले लेकर खाती थी। यानी चॉकलेट की एक एक बाइट को वो इंजॉय करती थी। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि पूरी चॉकलेट एक मिनट में गप और
कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस चॉकलेट का टेस्ट क्या था, या ये चॉकलेट कितने की थी, या अगर ये चॉकलेट बड़ी थी तो हमने कितनी कैलोरीज खा ली, और इस चॉकलेट को या तो हमें 2 या 3 बार में खाना चाहिए। आजकल का बच्चा ये बिल्कुल भी सोचता ही नहीं है। तो वो चॉकलेट को मजा ले लेकर खाती थी। फिर वो कहती है कि शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। अब क्योंकि पहाड़ी एरिया है, शिमला जो है वो पहाड़ी एरिया है, तो क्या है, वहां पर काफल होते हैं जो कैसे होते हैं, खट्टे मीठे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। अब वो अपने शिमला के कुछ फलों की बात बता रही हैं कि हमारे ज़माने में काफल हुआ करते थे जो खट्टा मीठा होता था और एकदम लाल, और कुछ होते थे गुलाबी, कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे। फिर रस भरी, कसमल। कहती है सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और फिर वो कहती है चेस्टनट, ये भी एक अजब सी ही चीज़ थी जिसको खा के बड़ा मज़ा आता। कहते हैं जो चेस्टनट होता था वो आग पे भुना जाता था और फिर हम उसे छिलके उतार कर खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अब उसे एक और चीज याद आई, चना जोर गरम यानी गरम गरम चने और उसके ऊपर अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब वो अपने बचपन के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वो चना जोर गरम की पुड़िया जो मेरे ज़माने में थी वो आज भी कहीं पर दिख जाती है। कई मेलों में आपने देखा होगा कि ये चना जोर गरम की पुड़िया हमें मिल जाती है। और वो कहती है ये ना बड़ा ही कमाल का तरीका होता है लोगों का कि वो एक कॉर्न शेप बना देते हैं और उसमें चने भर देते हैं, और जब हम खाते हैं तो उसमें से कॉर्न में से चने एक एक करके हमारे हथेली पर आते हैं और हम आराम से उसे खा लेते हैं। तो वो कहती है कि आज भी मुझे चना जोर गरम दिखाई दे जाता है। फिर वो कहती है कि उस ज़माने में एक गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो कहती है जब हम चना जोर गरम खाते थे तो हम ये गाना ज़रूर गाते थे और उन दिनों स्कूल के हर एक बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अब वो कहती है अब जैसे कुछ बच्चों को तेज मसाला खाने की आदत होती है, कुछ को कम मसाला खाने की आदत होती है। तो जब बच्चे वो पुड़िया खरीदते थे चने की, तो कुछ बच्चे उस पर तेज मसाला डलवाते थे और कुछ बच्चे कम मसाला डलवाते थे। तो फिर क्या होता था कि जो गिरजा का मैदान है शिमला में, जो आप देखेंगे गिरजाघर का जो मैदान है वो छोटा नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है। और वो कहते हैं हम वहाँ उस चने की पुड़िया को लेकर चारों तरफ घूमते और एक एक चने पापड़ी को मुंह में डालते और एक एक कदम उठाते, और हमें बड़ा मज़ा आता था एक एक चने के दाने को खाने में और उसे इंजॉय करने में। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। अब वो बात कर रही है शिमला रिज की। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। शिमला में जाने वाले बच्चों ने शिमला रिज पर घोड़े की सवारी तो की ही होगी। तो लेखिका भी ये कहती है कि शिमला रिज पर हमने भी घोड़ों की सवारी की, क्योंकि शिमला में रहने वाला हर एक बच्चे को ये मौका तो ज़रूर मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। वो कहती है क्योंकि हम शिमला में ही रहते थे तो हमें ऐसा लगता था कि शिमला के घोड़े तो ऐसे ही हैं, और मेरी नानी के घर के घोड़े जो ननिहाल के घोड़े हैं वो तो बड़े ताकतवर और खूबसूरत हैं। फिर वो कहती है उनके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उसके इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब वो शाम का वर्णन करती है। शाम को वहां पर रंग बिरंगे गुब्बारे
जो गुब्बारे वाले बेच रहे होते थे वो दिखाई देते, सामने जाखू का पहाड़। अगर आप आज भी जाओ तो वो जाखू का पहाड़ है जहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। वहाँ पर ऊंचा चर्च, और वो कहती है चर्च में बजती हुई घंटियाँ, और जो घंटी की आवाज़ थी वो हमारे अंदर इतनी सकारात्मक सोच उत्पन्न करती थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स देती थी कि हमें ऐसा लगता था जैसे कि भगवान यीशु जो हैं वो स्वयं हमें कुछ कहना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब शाम का समय हो गया। शाम के समय लोग क्या करते थे? लोग घूमने के लिए, वॉक करने के लिए उस वहाँ गिरजाघर के पास आ जाते थे, यानी वहाँ शिमला जो रिच था वहाँ पर आ जाते थे। और सामने जो सूर्यास्त होता था, पहाड़ों के बीच में जो सूर्यास्त था वो देखने लायक होता था। और कहते हैं गुलाबी सुनहरी जो धारियाँ थी वो पूरे नीले आसमान में फैल जाती थी, और दूर दूर तक फैले पहाड़ ऐसे लगते थे कि वो बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमें वो गहराने लगे हैं, अंधेरे के कारण हमें दिखना बंद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता, उन पहाड़ों पे जो घर बने हुए थे उनकी बत्तियां, उनकी लाइट्स टिमटिमाने लगती। और रिच पर की रौनक का तो क्या कहना, क्योंकि मॉल की जो जितनी भी दुकानें थी सब में लाइट जल जाती थी, बत्तियां जल जाती थी, और वो एक वातावरण जो था वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिखाई देता था। और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। शाम के समय वहाँ स्कैंडल पॉइंट जो कि एक स्थान है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ उमड़ उठती थी और लोगों का कोलाहल, क्योंकि लोग जब वहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस है वो सब आपस में बातचीत करेंगे। तो लोगों की बातचीत के कारण वहाँ पर एक अलग सा शोर सुनाई देता था जो कि बहुत अच्छा लगता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब वो सर्वर को बताते हुए कहती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी, जहां पर उस दुकान के शोरूम में क्या था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। आपने आज भी शिमला कालका ट्रेन को सुना होगा, जिसके द्वारा जो है कालका से चलती है और शिमला तक जाती है, और बहुत सारी सुरंगों से होती हुई जाती है। तो वो कहती है वो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल उस शोरूम में था, और सेम वही जिस तरीके से ट्रेन कालका से शिमला तक जाती है वही एक पूरा मॉडल बनाया गया था। उसकी पटरियां बनी हुई थी, उस पटरियों पर वो छोटे छोटे डिब्बे बने हुए थे, और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बना हुआ था, और सिग्नल देता हुआ खंबा बना हुआ था, और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई थी। जैसे कि जो ये शिमला कालका ट्रेन है बहुत सारी सुरंगों से होती हुई जाती है, तो उसी का एक मॉडल वहाँ बना हुआ था। जब आप रेलवे म्यूजियम जाते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि रेलवे म्यूजियम में रेल के बहुत सारे मॉडल बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अब उस जमाने में, लेखिका के ज़माने में, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी वो ट्रेन ही हुआ करती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। उस ज़माने में हवाई जहाज इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इतने थे कि लोगों को कभी कभी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब वो कहती हैं पिछले ज़माने में सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी ट्रेन ही हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं थे। उस ज़माने में हवाई जहाज़ भी थे, और दिल्ली के बच्चों को जब वहाँ हवाई जहाज़ की आवाज़ आती
तो बच्चे उसे देखने के लिए भाग कर छत पर जाते। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में अगर आप अपने दादा दादी से पूछो तो वो बताएंगे कि जब जहाज हमारे छत के ऊपर से जाता था तो हम उसे बाय बाय करते थे। तो उसी प्रकार इन बच्चों को भी हवाई जहाज़ बहुत अच्छा लगता था और वो हवाई जहाज़ को देखकर बाय बाय करते थे। और ऐसा लगता था आसमान में वो जहाज कि कोई पक्षी उड़ रहा है और अपने पंख उसने फैला रखे हैं। और जैसे ही हवाई जहाज को हम देखना शुरू करते थे वो सामने से इतनी स्पीड में होता था कि हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल हो जाता था, यानी अभी देखा और अभी वो गायब हो जाता था। फिर वो कहती है कि मुझे एक दुकान और याद है जो मैं कभी नहीं भूलती। वो कहती है जहाँ पर वो शिमला काल का गाड़ी का ट्रेन का जो मॉडल रखा हुआ था उसके साथ ही एक और दुकान थी। कहती है मैं उसे आज तक नहीं भूली। और वो दुकान थी जहाँ पर मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला चश्मा लगा था और वहाँ आंखों के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ हुआ करते थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब क्या हुआ, शुरू शुरू में जब इसको चश्मा लगा, लेखिका को जब चश्मा लगा तो उसे बड़ा अटपटा लगता था क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था चश्मा लगा के। कहती कि जो भी छोटे बड़े सब मुझे टोका करते, अरे इतनी जल्दी तुम्हें चश्मा चढ़ गया। क्योंकि उस जमाने के लोगों का खान पान ऐसा था कि छोटे बच्चों को जल्दी से चश्मे नहीं लगा करते थे, लेकिन लेखिका को चश्मा लग चुका था तो हर कोई जो भी आता उन्हें सजेशन देकर चला जाता कि अच्छा इतनी कम उम्र में आपको चश्मा लग गया, बच्चे आप अपने खान पान का ध्यान रखा करो, दूध पिया करो, जिससे क्या होगा तुम्हारी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी। और ये भी क्या करती, क्योंकि डॉक्टर ने इनको दिलासा दिया था, आश्वासन दिया था कि बेटा थोड़े दिन चश्मा लगाओगे तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये भी जो भी चश्मे के बारे में इनसे पूछता ये सबको यही कह देती कि बस थोड़े दिन के लिए मुझे चश्मा लगा है और थोड़े दिन बाद मेरा चश्मा उतर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि एक इंसान को जब चश्मा लग जाए तो वो उतरता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि चश्मा एक बार लगने के बाद सिर्फ उसका नंबर ही बदलता जाता है, चश्मा तो जिंदगी भर के लिए हमारी आंखों पर ही लग जाता है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था, मुझे पूरा भरोसा दिलाया था कि बेटा आपका चश्मा धीरे धीरे कुछ समय के बाद उतर जाएगा, लेकिन आज तक मेरा चश्मा नहीं उतरा, सिर्फ मेरा नंबर कम होता चला गया। अब वो कहती है कि चश्मा लगने की जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। जब दिन की रोशनी को छोड़कर मैं रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ूंगी या काम करूंगी तो ये तो अंडरस्टूड है कि मेरी आंखें जो हैं वो खराब होंगी। और वो ये कहती है कि जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो सबने, मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे छेड़ा और मुझे कहा देखो देखो ये कैसी लग रही है। अब उनके चचेरे भाइयों ने इनके चश्मा लगने पर इनके लिए एक कविता लिख डाली और वो कविता क्या थी, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब इनके जो भाई थे, चचेरे भाई, उन्होंने कहा चश्मा तो लगा लिया ताकि दूर का दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को तो पता ही नहीं कि शक्ल से ये कैसी दिखाई दे रही है, शक्ल से तो ये लंगूर लग रही है। तो लेखिका कहती है मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। अब वो कहती है मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि सूरत बनी लंगूर की। फिर वो कहती है कि उन्होंने जो कविता लिखी वो मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो कविता के जो शब्द थे वो इस तरीके से जुड़े हुए थे कि सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अब वो अपने चचेरे भाइयों को तो कुछ कह नहीं सकती थी। फिर जब वो चाय पीकर चले गए तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं आईने के सामने जाकर देखूं क्या सच में मेरी शक्ल लंगूर की लग रही है। तो वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा, कभी ऐनक उतारी, कभी पहनी, फिर उतारी, फिर देखी और देखती रही।
सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मतलब अपने आप को ही वो ये कहने लगी, क्या सचमुच में मैं लंगूर लग रही हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं लंगूर नहीं लग रही, मैं ठीक ही लग रही हूँ। तो अपने आप को वो तसल्ली देने लगी, अपने आप को वो दिलासा देने लगी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अब कहती हैं कि चश्मा तो चढ़ ही चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया एक्सपेरिमेंट कर लूं। तो उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा अपने सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी और मजाकिया भी। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने टोपी के साथ चश्मा पहना। शुरू में थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगने लगा और मजाकिया भी लगने लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब वो कहती है वो तो तब की बात थी जब मुझे पहली बार चश्मा लगा था, लेकिन आज चश्मा मेरे चेहरे से ऐसे घुल मिल गया है कि अगर मैं चश्मा उतारूं तो मुझे खालीपन लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे चेहरे पर कुछ कमी है। तो यानी आज ये चश्मा मेरे मुझसे घुल मिल चुका है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। कहती है मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बचपन का वो टोपा याद आ गया, वो काली फ्रेम का मेरा पहला चश्मा याद आ गया, और मेरे चचेरे भाइयों द्वारा बनाई गई कविता या शेर, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो लंगूर की सूरत ये मुझे याद आ गया। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। अब वो कहती है लेकिन आजकल तो मेरा शौक बन गया है टोपी लगाना, और मैं शिमला में टोपी लगाकर रखती हूँ। और आपने भी देखा है कि आजकल अगर हम भी कहीं धूप में जाते हैं तो हम टोपी को सिर पर लगा लेते हैं ताकि धूप से हमारा बचाव हो सके, और आंखों को धूप से बचाने के लिए भी हम चश्मे का प्रयोग करते हैं, हम गॉगल्स लगाते हैं, टोपी पहनते हैं। तो लेखिका कहती है आज मेरे पास बहुत सारी टोपियां हैं, मैंने अलग अलग रंग की टोपियां इकट्ठी करके रखी हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कहती है कहाँ मैं दुपट्टे को ओढ़ूंगी, अपने सिर से ढकूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुपट्टे की बजाय अगर मैं टोपी पहन लूँ, हिमाचली टोपियाँ पहन लूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन के बारे में हम सबको बताया। और बच्चों, आप आज के समय में ये देखें कि लेखिका के बचपन में क्या था और आपके बचपन में कितना परिवर्तन आ चुका है। तो आज हमने लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन के विषय में जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।